कौन सा लेक्चर है स्टूडेंट? कोई लिखते हैं लेक्चर नंबर? कितना है लेक्चर नंबर? 10। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास। A uniform magnetic field exists in a region लिख लीजिएगा, REGION, of width D as shown in figure. Full stop. A particle of charge Q and mass M is shot perpendicularly into the magnetic field as shown in figure. Shot perpendicularly into the magnetic field as shown in figure. Find the time spent by particle, यहाँ देख लीजिएगा, in the magnetic field. Find out the time spent, यहाँ तो लिखे हैं SPEND. Find the time spent by the particle in the magnetic field if D greater than mu by qb and D less than चलिए अब डायग्राम देखिए, क्वेश्चन क्या था। इस तरफ फील्ड है, ये डायग्राम है, और इस इनफॉर्म है। अब बहुत जगह क्रॉस नहीं बनाऊंगा, फिर डायग्राम गंदा हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप व्हाइट बोर्ड का एक्स वाई प्लेन मान लीजिए। तो व्हाइट बोर्ड को एक्स वाई प्लेन मानते हुए b इक्वल टू बी माइनस के लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस का मतलब। और ये लाइन है, इसी लाइन के रेफरेंस से बात किया गया है। इस लाइन के इस तरफ फील्ड है, बट फील्ड ऐसा नहीं कि सब जगह है, फील्ड एक विड्थ तक ही दिया गया है। कहाँ तक फील्ड है? इस रीजन में फील्ड है, जिसका विड्थ कितना है? d है, करेक्ट। और यहाँ पे फील्ड क्या है? 0। अब पार्टिकल को बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे भी शॉर्ट करते पार्टिकल को, फेंकते प्रोजेक्ट करते, तब भी परपेंडिकुलर ही रहता, राइट। बट इस लाइन पे ऐसे फेंका गया है। और दो कंडीशन के लिए, हाउ मच टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन द वी फील्ड। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया?
हाँ, यहाँ इस लाइन से एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन सी डी है। बी फील्ड ए बी और सी डी के बीच में है ना, यहाँ पे बी फील्ड है ना, यहाँ पे बी फील्ड है, करेक्ट। सिर्फ इस रीजन में बी फील्ड है और वो क्या है, बी फील्ड इस प्लेन के अवे फ्रॉम द प्लेन या टुवार्ड्स द प्लेन है, इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे पार्टिकल को, यहाँ से पार्टिकल को, इसी पे तो थ्योरी पे तो इसी कॉन्सेप्ट पे तो थ्योरी चल रहा था पिछले क्लास में, वहाँ से ही कंटिन्यू किया हूँ, करेक्ट है ना। तो यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जब तक पार्टिकल रहेगा इस फील्ड में, इस रीजन में, तो कितना टाइम तक रहेगा और कितना टाइम के बाद इस बी फील्ड से निकल जाएगा, करेक्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए एवरीवन? मैं तो आपको जब पढ़ाता तो सबसे पहले सेंटर देखता, सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे है, राइट। मेरा प्रॉब्लम बनाने का तरीका इसमें रहता कि सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ द सर्कल t = 0 पे पता चल जाता है, करेक्ट है ना। आपको स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान लीजिएगा, जल्दी से आप सेंटर निकाल सकते हैं t = 0 पे। और t = 0 पे सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द आर्क, और t = एनी टाइम t डिफरेंट सेंटर ऑफ द सेंटर रहेगा, एक ही सेंटर रहेगा, सेम सेंटर रहेगा ना। तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ये मेरा लाइन ए बी क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, करेक्ट। बोलिए इस केस में t = 0 पे फोर्स क्या लिखेंगे, Q V क्रॉस B, भाई कितना हो जाएगा, Q U I क्रॉस B माइनस के, I क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, माइनस माइनस बिकम्स, तो Q B U प्लस जे। इसका मतलब है कि भाई यहाँ एक मिनट, यहाँ से ही तो इस सर्कल का टेंडेंसी रहेगा, प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका सेंटर किधर दिखा, नीचे या ऊपर, t = 0 पे फोर्स इधर, तो फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड द सेंटर। इसका मतलब है अब यहाँ से एग्जाम में एक मिनट एग्जाम में फास्ट होने के लिए अब ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि जिस लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो सेंटर इसी लाइन पे या ऊपर नहीं तो नीचे हो जाता है, करेक्ट। ये तो सेंटर तो पता चल गया, रेडियस निकाल लीजिएगा, रेडियस क्या है, ये सेंटर मिल गया ऊपर है, बट यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है भाई, तो r = क्या था, mv/qb, mu/qb, करेक्ट। अब यहाँ देखेंगे एक्चुअल में, अगर यहाँ देखिएगा इस यहाँ पे सेंटर है तो एटलीस्ट
इस बी फील्ड में घूमने के लिए कम से कम क्या करना है, टर्न होने के लिए, या कह सकते हैं सेमी सर्कुलर होने के लिए, आपको लगता है कि जिस एंगल पे जा रहा है उसी एंगल से वापस निकलेगा अगर ऐसे घुमा तो, है या ना। तो एटलीस्ट यहाँ टर्न होने के लिए ए विड्थ का वैल्यू कितना से बड़ा होना पड़ेगा, दिस विड्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो अगर डी का वैल्यू रेडियस के बराबर या स्लाइटली भी ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, बराबर या स्लाइटली भी ज़्यादा, तब ये ऐसा शेप बनाएगा। एग्री है? पर इससे कम रहेगा तो क्या ये ऐसा घूम कर आ पाएगा? तो पहला कंडीशन में क्या था, ये जो था वो तो रेडियस ही तो था भाई, ये जो था वो क्या था, रेडियस था। इसका मतलब है कि इन करेगा पूरा पर प्रॉपर एक ऐसा घूमेगा, अब वापस हाफ ऑफ द सर्कल बनाकर आउट हो जाएगा। पूरा सर्कल बन पाएगा? पूरा ये सेंटर यहाँ है तो पूरा सर्कल बनने के लिए ये हो गया डायमीटर, इधर भी फील्ड होना पड़ता, करेक्ट। तो यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा। कितना सर्कल बनेगा, सर्कल का हाफ ऑफ द सर्कल बनेगा। तो हाफ ऑफ द सर्कल में कितना टाइम खर्च होगा, पूरे टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का हाफ। और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला तो आप पिछले क्लास में ही जानते हैं, तो निकल जाएगा टाइम। पहला केस के लिए इसका तो यहाँ से क्या सीखे कि डी का वैल्यू इस कंडीशन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आर रहेगा तो सेमी सर्कल बनाएगा शेप। कैसा बनाएगा, सेमी सर्कल, करेक्ट है ना। देन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाउ मच टाइम स्पेंड बाय, ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है एवरीवन? ओके, तो टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल हो जाएगा T/2, और T कितना था, कितना 2πm/QB बाई 2, तो πm/QB। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ही रहता हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई आर, वो लिख लीजिए। इसको हटाएं फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड कंडीशन क्या था, क्या सेकेंड कंडीशन में एक कंप्लीट वापस मुड़कर आउट हो पाएगा, इस तरफ आ पाएगा, नहीं हो पाएगा। ए है डी, करेक्ट है ना, और सेंटर तो इधर मिला था। अरे क्या था स्टूडेंट, और डी का वैल्यू यहाँ पे लेस देन आर है, ग्रेटर आर है या लेस देन आर है। तो यहाँ से ऐसे तो घूमना स्टार्ट किया, बट यहाँ आते ही बी फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनकर निकलेगा, क्योंकि फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी व्हाट 0 या कांस्टेंट। तो ए आर रहेगा, और यहाँ से ये है ए बी लाइन और ये है सी डी लाइन, इसको पी बोलिए यहाँ पे, इसको क्यू बोलिए। पी से क्यू तक आर्क बना है, पी से क्यू तक क्या बना है, तो ए भी तो रेडियस रहेगा, करेक्ट है ना। प्रोजेक्ट ऐसे किए थे, ए बन गया, करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, ए डी है तो ए भी डी है, यहाँ से भाई ये एंगल निकल जाएगा, ए डी है तो ये भी तो डी रहेगा। अरे कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, ए आर ये तो पता चल गया रेडियस। तो क्या हम लोग कॉस अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज डी बाई आर, और साइन अल्फा निकल जाएगा, ए नहीं निकल जाएगा आपसे, कॉस अल्फा निकल गया तो साइन अल्फा नहीं निकलेगा, कितना रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा रूट ओवर कर दीजिएगा। चलिए
मतलब अल्फ़ा दिया नहीं रहेगा बट अल्फ़ा पता है, डी देकर मैंने अल्फ़ा दे दिया, है ना, डी देकर भी मैंने क्या दे दिया, अल्फ़ा। क्या इस लाइन को इस पे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं एवरीवन? अब बोल सकते थे, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जब तक सर ये मूव कर रहा था टेंजेंशियल था, और टेंजेंट ऑलवेज रेडियस पे, सर्कमफ्रेंस का टेंजेंट सर्कल का रेडियस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ए 90 और ए लाइन भी तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर था, ए लाइन इस लाइन पे क्या था, तो ए अल्फ़ा, तो ये कितना भाई 9, अगर रिक्वायरमेंट के लिए 90 माइनस अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा। तो सर ए निकालने का बजाय है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में समटाइम्स ऐसा ही पूछा जाएगा कि जब बी फील्ड से आउट हो रहा है इस कंडीशन के लिए, तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ डिविएशन, तो एंगल ऑफ डिविएशन किसको बोलते हैं? ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ फाइनल डायरेक्शन का एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो अगर फाइनल वेलोसिटी तो ये है, स्पीड तो सेम है, बट नहीं लगता है कि एंगल ऑफ डिविएशन ये कहलाएगा? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये बीटा है, तो क्या बीटा निकाल पाएंगे आप? बीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डिविएशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक आइए। अब निकालते हैं, तो चलिए यहाँ देखिएगा, ए अल्फ़ा, तो ये कितना एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, करेक्ट है ना? कितना लिख सकते हैं? टाइम खर्च बाय पार्टिकल इन द बी फील्ड इज दिस वन। क्या सही है? क्यों? क्योंकि ए आर्क सेंटर पे इतना ही एंगल बनाया है, करेक्ट। तो टोटल टाइम पीरियड 2, जब एंगल 2 पाई रहता, 2 पाई रहता, तो एक रहता था t बाई 2 पाई, तो कितना है सेंटर पे बनाया है आर्क 90 माइनस अल्फ़ा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और t तो आपके हाथ में है ना, तो t बाई 2 पाई 90 कॉस अल्फ़ा पता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स कर सकते हैं। बोला कीजिए भाई, कुछ बोलते ही नहीं हैं। अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स डी बाई आर कर सकते हैं ना, कॉस इनवर्स डी बाई आर। और 9 पाई बाई ट्रिग्नोमेट्री का ये तो पढ़ चुके ना, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 90 माइनस कॉस इनवर्स अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फ़ा, ये तो जानते होंगे। और जो नहीं जानते मेडिकल के बच्चे वो जान जाइएगा। एक फार्मूला होता है 90 माइनस कॉस इनवर्स अल्फ़ा, कॉस इनवर्स जो भी रहेगा इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब t बाई 2 पाई साइन इनवर्स डी बाई, ऐसा लिख सकते हैं ना। यही तो आंसर है। चलिए, तो बहुत आसान सॉल्यूशन था। अब इसी को देखते हैं कि बच्चे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प क्या किया, ये वाला कंडीशन कि पूरा अगर इस लाइन से ए बी लाइन से परपेंडिकुलर भेज रहे हैं, तो पूरा एटलीस्ट हाफ ऑफ द सर्कल बनने के लिए क्या चाहिए, ये इस लाइन का ए बी का परपेंडिकुलर बनाएंगे तो डैम से सेंटर तो इस लाइन पे रहेगा, ऊपर ही नीचे है। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द सर्कल होने के लिए क्या चाहिए, विड्थ, कहाँ तक मिनिमम बी फील्ड रहना चाहिए। तो डी जो विड्थ है, जहाँ पे बी फील्ड रहेगा उसका वैल्यू रेडियस के बराबर है, उससे थोड़ा ज़्यादा, रेडियस के बराबर या थोड़ा भी कम रहा, क्या लौट पाएगा एकदम। डी का वैल्यू अगर ऐसा रहता तब कैसा रहता, समझते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तब कैसा रहता सर, घूमते घूमते रह जाता, यहां से ऐसे जाता, ये था मुड़ने का जगह, करेक्ट।
और यहाँ पे आकर ख़त्म कर दिया, थोड़ा कम ही रह गया, तो नहीं था कि ऐसे हाफ 1/4 ऑफ द सर्कल घूम पाएगा। अब उसके बाद यहाँ से ऐसे इसको जाना पड़ेगा, मतलब आर माइनस का मतलब क्या कि डी, इसको लिमिट पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा कम रख दिए, एकदम बराबर है लेकिन थोड़ा कम है, तो लौट पाएगा? नहीं लौट पाएगा। और थोड़ा भी ज़्यादा है तो लौट पाएगा, और ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं, मतलब पूरा लौट जाएगा, हाफ ऑफ द रिंग बनेगा। करेक्ट, समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ पे हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय दिस चार्ज पार्टिकल, भाई थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा का काम कौन करेगा? और अल्फा तो आपके हाथ में है, अल्फा तो निकल जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर, सेकंड प्रॉब्लम है डिस्टेंस कवर इक्वल टू, ये तो आंसर आ गया, डिस्टेंस कवर इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल है आर का लेंथ, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इक्वल टू आर थीटा, आर और थीटा का यहाँ पर कौन करेगा? 90 माइनस अल्फा। करेक्ट, आर 90 को पाई बाई 2 में कर लीजिएगा, ठीक है, पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स डी बाई आर, इस पूरे ब्रैकेट को क्या लिख लीजिएगा? साइन इनवर्स डी बाई आर। करेक्ट, तो हो जाएगा डिस्टेंस कवर इक्वल टू आर साइन इनवर्स, इसी टर्म में ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए करेक्ट है ना? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा एवरीवन। एक और क्वेश्चन है ये, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन are moving in circular path with same kinetic energy in the same field. प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन, सुनिए, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ सेम काइनेटिक एनर्जी इन द सेम फील्ड, find the ratio of their radius and time period. फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस एंड टाइम पीरियड्स, अलग अलग सब, पहले रेडियस का रेशियो बताइए फिर टाइम पीरियड का।
ड्यूट्रॉन का मतलब, प्रोटॉन का मतलब, प्रोटॉन का मतलब H प्लस भाई, तो ड्यूट्रॉन का मतलब D प्लस, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, तो ड्यूट्रॉन का मतलब क्या, D प्लस। ड्यूटेरियम समझते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं प्रोटॉन, वैसे ही ड्यूटेरियम के लिए एक 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ड्यूट्रॉन यूज कर रहे हैं। तो आप लोग के माइंड में कुछ और आया है या यही आया, या बिल्कुल भी नहीं आया? अब आ गया ना, दिस इज व्हाट, ड्यूट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल तो सबको समझ में आ गया होगा, ओके। हाँ बोलिए स्टूडेंट। क्या बोले? एक इनका क्वेश्चन है, हाँ देवांगा, तो देखिए अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा, जहां पे m क्या है ये तो बोलना पड़ेगा। m मास किसका? भाई सब लोग ऑनलाइन हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। m इज द मास ऑफ ओरिजिनल मास, ये क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m, करेक्ट। वेर m इज व्हाट, तो यहाँ पे मास ऑफ बोलेंगे ना कि मास ऑफ हाइड्रोजन या मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, या ओरिजिनल मास, एक आंसर सही रहेगा देवांगा। हाँ अब सही है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब तो बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए सहवाज, सबसे पहले ये देखना है कि भाई R इक्वल टू होता क्या है। एम भी भाई, एम भी क्या था, एम भी था मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू बी फील्ड, ये भी बोलना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू बी फील्ड, करेक्ट। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जैसे ही बोला गया है कि एक मिनट, जैसे ही बात बोल दिया गया, जब मैं सॉल्व करते रहूँगा तो यहाँ सब लोग सुनिएगा भाई, जैसे ही बोल दिया कि कोई पार्टिकल बी फील्ड में ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और हेलिकल पाथ नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी कैसे था, परपेंडिकुलर था। अगर परपेंडिकुलर नहीं रहता 100% तो कुछ पाथ और हो सकता था, ठीक है। इसे सिर्फ बोल दिया है कि सिर्फ मोशन सर्कुलर ही है, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी बी फील्ड पे क्या था, परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो यहाँ पे R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, और एम भी क्या है, लीनियर मोमेंटम, तो एम भी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं √2m के, एग्री। बोलिए कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू तो होता है काइनेटिक एनर्जी, एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एम भी इक्वल टू क्या रहेगा, √2m के, तो इसके लिए ए भी लिख सकते हैं √2m के बाई क्यू बी, करेक्ट। अब किसका किसका रेडियस रेशियो निकालना था, रेडियस ऑफ व्हाट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना लिखेंगे, √, सब में कॉमन है काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो 2 मास ऑफ m, यहाँ पे m मानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है स्टूडेंट, मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब H प्लस में बोल रहा हूँ, तो 2m के, और सबके लिए यहाँ पे Q बाई बी, Q और K तो सबके लिए सेम रहेगा, और रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा, √2 इंटू 2 कर दें। प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में न्यूट्रॉन का मास, उसमें एक प्रोटॉन भी रहेगा एक न्यूट्रॉन भी रहेगा, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास मोटामोटी सेम लेते हैं, जस्ट डबल मास, तो क्या इसके लिए ए कर दिया जाए एवरीवन, बट चार्ज तो सेम रहेगा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का मतलब क्या, D प्लस, करेक्ट। और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 इंटू 4m कर दें, बट K तो सेम रहेगा, चार्ज लेकिन डबल हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का चार्ज Q मानते हैं तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या रहेगा, 2Q।
अब देख लीजिए रेशियो निकाल पाएंगे। तो आर पी इज टू आर डी इज टू आर अल्फा कितना आ गया है? वन इज टू √2 क्या टू रहेगा क्या इसका? किससे कैंसिल कर रहे हैं? अच्छा अच्छा ओके ओके 1:√2 इज टू 1। अच्छा और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये सही से निकाले हैं ना एवरीवन? कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं? और टाइम पीरियड क्या था? 2πm/QB। ये टर्म तो सबके लिए सेम रहेगा 2πm/। तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा। ये तो नहीं ये टर्म सेम रहेगा, m/q अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? m/q मान लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 2m/q मान लीजिए, ठीक है ना। और टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना रहेगा? ये मैं जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसमें 2π/b कर ही दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज करते रहेगा आप लोग। 2π 4m/। क्या बोले? ये बी लिखना था स्टूडेंट, बी लिखना चाह रहे थे। अब हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सबका टाइम पीरियड का रेशियो 1:, ये लिख लीजिएगा पहले किसका निकाल रहे हैं, ठीक है। 1:2:, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा मेडिकल के बच्चे, ठीक है। इसको हटाएं, ये तो प्रॉब्लम बन गया, समझ में आ गया है ना? ठीक है। HS काउंसिल मतलब सेवा बोर्ड 12th। आप में से कोई सेवा बोर्ड के स्टूडेंट है? पंद्रह मार्च से सेवा बोर्ड का एग्जाम है। सेकेंड टर्म भी मोटा मोटी वही रहेगा। सेकेंड टर्म का तो अभी कुछ नहीं निकला है। अच्छा, दिल का धड़कन बढ़ा हुआ है, कब होगा? मार्च लास्ट तक होने का चांस रहेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन कोरोना, ऑल डिपेंड्स ऑन डेमिक्रॉन। अब ये मिक्स हो गया है, पता नहीं हाइब्रिड डेल्टा और हाँ न्यूज में देखता हूँ डेमिक्रॉन बोलते रहते हैं। तो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन दोनों को मिलाकर डेमिक्रॉन। आज ही तो WHO के जो मेन हेड है, क्या नाम है, बोला था कि बिल्कुल संभाल के रहना है, भयानक। वो तो स्टैटिक्स ही देखता है ना दूसरे कंट्री का। भाई बढ़ता है तो ऐसे थोड़े बढ़ता है, बढ़ता है एक्सपोनेंशियल। सूर्य में बहुत नहीं, मजाक वाला बात नहीं, हम लोग इसको मजाक में उड़ा देते हैं क्योंकि हम लोग टेंशन इतना झेलते हैं कि वो सब छोटा छोटा चीज़ लगता है, बट ऐसे ही तो बढ़ता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256,
2-3 सेक्टर के लिए बहुत ख़राब कंडीशन है, जिसमें कोई स्टेबल बिजनेस नहीं है। लाइक जो भी रोड पे अपना दुकान लगाते हैं छोटा छोटा, भाई उसका संख्या ज़्यादा है ना, आप उसको लाइटली मत लीजिए। तो चाट पकौड़ा बेचते हैं या जो भी पानी पूरी या जो भी छोटा मोटा, या हम लोग का तो मेन बिजनेस जनवरी से स्टार्ट होता है कोचिंग इंडस्ट्री का। हम लोग कोई बहुत बड़ा तोप जैसा कोचिंग तो है नहीं कि बहुत बड़ा कोचिंग है, 1000, 2000, 5000, 10,000 या 1 लाख बच्चे आ रहे हैं। तो उसमें कहीं नहीं, या मेन सीजन ये रहता है लॉकडाउन का। बट कोई बात नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस में रहना पड़ता है, और नहीं भी कॉन्फिडेंस तो शो करना पड़ता है। बट है तो टेंशन की बात। 1 साल चलेगा ये सब ड्रामा। चलिए, लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिए, आप लोग सोचिए कि नीट का एग्ज़ाम अच्छा हो और जेईई मेन और बोर्ड। इस तरफ बी फील्ड है, इस तरफ बी फील्ड, इस वाइट बोर्ड को आप एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं। मैंने बोला किसको मान सकते हैं, बट ये नहीं बोला है कि आप एक्स एक्सिस ऐसे मानिए, ये आपकी मर्जी है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप जैसे भी मान सकते हैं, ठीक है। बट ये बोले कि इस वाइट बोर्ड के एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं। ए भी दिया हुआ है और ए एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और ए मेरा लाइन ए बी है, ए बी के इस तरफ जहां तक आपको रिक्वायर्ड है वहां तक भी फील्ड है, बट ए बी के इस तरफ भी फील्ड नहीं है, करेक्ट। देन पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले भी बना चुके हैं। फाइंड आउट टाइम स्पेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल इन द बी फील्ड। और सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट टाइम, यहां देखिएगा, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल, जिसका स्पीड भी है और थीटा एंगल बनाकर इस लाइन से एंगल थीटा बनाया है, फील्ड से नहीं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे फील्ड से ही बन गया, फील्ड आपका ऐसे है, राइट। फील्ड कैसे है, तो फील्ड पे वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है या नहीं है, इस लाइन से सिर्फ एंगल थीटा बना है, करेक्ट। इस बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। एंड डिस्टेंस कवर बाय चार्ज पार्टिकल। A second question, impulse of magnetic force, impulse of magnetic force। और दिया हुआ गिवन ए है स्टूडेंट, गिवन है मतलब इसके टर्म में आपको आंसर बताना है। गिवन एम है, क्यू है, बी है और थीटा है, ऑल दे आर गिवन। चलिए सॉल्व कीजिए। तो क्या बोले, हाँ भी दिया हुआ है और Q ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है।
यहाँ देखिए, एक काम कर सकते थे कि फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसी को एक्स एक्सिस मान लेते, तो ये मेरा क्या रहता, सिर्फ डायरेक्शन सेंटर निकालने के लिए टी इक्वल 0 पे, राइट। तो बताइए फोर्स यहाँ से निकाल पाता, क्यू भी क्रॉस बी, एग्री ना। तो क्या रहता, क्यू भी आई क्रॉस बी माइनस के कितना हो जाता, सेंटर कहीं इधर रहेगा नहीं, ये मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर रहेगा, करेक्ट है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि यहाँ से जब पार्टिकल इन करेगा थीटा एंगल बनाकर ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, और यहाँ से थीटा एंगल बनाया है तो डैम से और यहाँ भी थीटा एंगल बनाकर ही आउट होगा इस लाइन के साथ। तो इसका मतलब इसका आर्क ऐसा बनेगा, करेक्ट है ना एवरीवन, करेक्ट। तो अब बताएं ये बिगर आर्क बनाएगा फील्ड के अंदर या स्मॉलर आर्क, स्मॉलर आर्क बनाएगा। चलिए ये तो डायग्राम से पता चल गया। चलिए, और ये भी स्पीड से अगर इन कर रहा है तो भी स्पीड से ही आउट होगा, स्पीड सेम रहेगा नॉट वेलोसिटी, स्पीड सेम रहेगा वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। अब बताइए ए थीटा, तो भाई ए कितना 90 माइनस थीटा, ए भी कितना, तो ये बोल सकते हैं 2 थीटा, करेक्ट। तो टाइम स्पेंड तो ऐसे ही निकल जाएगा t बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा, और t पता है आपको कितना 2 पाई m बाई क्यू बी, और डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा, और थीटा दिया हुआ था, थीटा क्या 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दें, तो m बाई क्यू बी इंटू थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे रेडियन में लीजिएगा, टाइम स्पेंड निकल गया। उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल इक्वल टू व्हाट, आर इंटू थीटा, आर निकाल लेंगे एम भी बाई क्यू बी इंटू थीटा, बट यहाँ भी थीटा रेडियन में, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो बन गया, हाँ ना, बोलिए। 2 थीटा, हाँ ये रहेगा 2 थीटा, करेक्ट। यहाँ भी क्या रहेगा 2 थीटा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो भाई इम्पल्स क्या होता है, यहाँ देखिएगा अभिज्ञान, बोलिए इम्पल्स का आंसर कितना आया, तबीयत ठीक है तो बढ़िया से बनाइए, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से बैठना है।
आपका बॉडी लैंग्वेज से भी स्पीड मैटर करेगा। यहाँ देखिए डीपी बाई डी टी, यहाँ सब लोग देखेंगे डीपी बाई डी टी क्या होता है भाई, एफ एक्सटर्नल। तो डीपी क्या होता है ये आप नहीं जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो एफ एक्सटर्नल डी टी, करेक्ट। और डीपी का इंटीग्रेशन पी इनिशियल और फाइनल। तो ये क्या हो गया, चेंज इन, इसी चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्स। चेंज मोमेंट, ये तो कॉलेज में पढ़ाए थे भाई। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इसको इंटीग्रेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस चेंज इन मोमेंटम निकालने का रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। अब बहुत आसान क्वेश्चन था। चेंज इन मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माने इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इस बात भी ख्याल रखेंगे। चलिए मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग टू माय कोऑर्डिनेट सिस्टम इनिशियल मोमेंटम कितना, अकॉर्डिंग टू माय कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां देखिए भाई, सामने देखिए आप लोग, एम वी आई कैप, करेक्ट। अब फाइनल मोमेंटम ये तो हो गया एक्स एक्सिस, करेक्ट। अगर क्या आपको लगता है कि ये इसके पैरेलल है तो हो जाएगा। ये पैरेलल है क्या, ये जिस लाइन से आउट हुआ है, नहीं हो भी सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये थीटा है। आपको प्रूफ करना है कि ये कितना है, 90 ना। एक मिनट, मे और मे नॉट, ठीक है। अब सबसे पहले देख लीजिए, बट सेंटर तो बाई एक्सिस इस लाइन के लॉन्ग ही है, और ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 था ना स्टूडेंट, क्या था, इसी लाइन को मैंने एक्स एक्सिस बना लिया था, तो ये भी तो 90 ही रहेगा कि टेंजेंट हो जाएगा 90, ये 90, ये लाइन पैरेलल हो जाना चाहिए, करेक्ट है ना। ज्योमेट्रिकली तो प्रूफ कर सकते हैं। एम भी जे कैप, चेंज एक बार आप लोग चेक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एम भी जे माइनस एम भी आई। कौन सा बोले, अच्छा ए एंगल कितना रहेगा, ए ए एंगल एक्चुअली ये मेरा वाई एक्सिस था, क्या था, वाई एक्सिस। जो इनिशियल टी को यूरोपियन मैंने एक्स एक्सिस मान लिया था, और इसको क्या मान लिया, वाई एक्सिस, करेक्ट। और मेरा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसके लॉन्ग था, लॉन्ग एक्स एक्सिस। और ए एंगल थीटा है, करेक्ट है ना। और एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ए 90 ए थीटा है, आई 90 माइनस थीटा, ए 90 है, तो बात सही है। और यहाँ पे ए थीटा, ए 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या है 90, और ये हो गया 2 थीटा, ओके। एक्स एक्सिस और फाइनल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा नहीं होगा,
एक्स एक्स ये फाइनल जो वेक्टर है वो इस एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? ऐसे सर वो 90 डिग्री माइनस थीटा है वहाँ पर, उस तरफ के ट्रायंगल में थीटा हो जाएगा और एक थीटा हो जाएगा। कितना बनाएगा? थीटा थीटा 180 डिग्री माइनस, वो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो उस तरफ के एंगल का हो जाएगा। इसका टेंजेंट बढ़ाएंगे, ये टेंजेंट रहेगा वहाँ, राइट? ये टेंजेंट और टेंजेंट, ये तो 90 ही रहेगा ना भाई, ये आर्क पे है टेंजेंट, राइट? ये रेडियस, तो क्या रहेगा? पूरा पूरा क्या रहेगा? 90। ये 90 शीट आप बोल ही दिए हैं, तो ये थीटा रहेगा, ये भी क्या रहेगा? थीटा। तो ये भी क्या रहेगा? 2 थीटा। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल आप किसके लिए बोल रहे हैं? एक्स एक्सिस और फाइनल वेक्टर, हाँ। 180 माइनस अंदर का पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ओह सॉरी, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2, ये बोलना चाह रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो इससे ये क्या कैसे हाँ हाँ ठीक है। हाँ एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको उतना छोड़िए। चेंज इन मोमेंटम का, चेंज इन इम्पल्स, इम्पल्स चाहिए मुझे, और इम्पल्स का एक्चुअली वेक्टर कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली उसके साथ इतना खिचड़ी हो गया ना उसमें, तो समझ नहीं पा रहे हैं। एक काम करते हैं, एक्सिस तो मेरे हाथ में है मानना, हालांकि एक प्रॉब्लम में 2 एक्सिस नहीं मानना चाहिए, बट थोड़ा सा यहाँ से अगर ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये कितना? थीटा। और जब आउट होगा तब ये कितना? करेक्ट है ना? अब देखिए, ये वेक्टर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट का है भाई, और मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना मोमेंटम का। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या हम लिख सकते हैं? एम भी कंपोनेंट तो ब्रेक कर लेंगे ना एवरीवन। ए थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो कितना रहेगा? 90 माइनस, तो एम भी साइन थीटा आई कैप अब प्लस एम भी कॉस थीटा जे कैप। देखिए, तो मैंने इस इनिशियल का कंपोनेंट सही से ब्रेक किया। सेकंड क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने ऐसा एक्सिस मान लिया फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सही है? करेक्ट। और फाइनल मोमेंटम कंपोनेंट तो ब्रेक करने के लिए सिखा चुके हैं। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लिख सकते हैं? ये पूरा इसके साथ एंगल कितना? 90 प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं? एम भी, बोलिए, मैं डायरेक्ट लिख दिया कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, अब प्लस एम भी कॉस थीटा जे कर। करेक्ट है ना? और चेंज इम्पल्स इक्वल टू व्हाट? डेल्टा पी, और डेल्टा पी तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्या कैंसिल हो जाएगा?
ए टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो ए टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से भी ये एंगल कितना रहा था, थीटा थीटा 90 माइनस, चलिए छोड़ दीजिए आप वहाँ पे, तो -2m भी वहाँ पर एक्सिस पैरेलल हो जाएगा ना, तो वो 2 थीटा ऊपर उठ जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे भी 1 मिनट डालते हैं, ए तो वैल्यू हो गया ना, -2m भी साइन थीटा, ये भी है, वहाँ से भी यही आंसर आएगा। ये देख लीजिए, बाकी आपका बात मैं देख लेता हूँ बाद में, ठीक है। ये आसान रहा थोड़ा, बट वहाँ से भी यही आंसर आना चाहिए, बट ए है, यहाँ देखिएगा इनिशियल मोमेंटम, मैंने ए लिखा, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम भी रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा यहाँ पे, समझ रहे हैं क्यों नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2m भी साइन थीटा, 2m भी साइन थीटा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए तो, एक क्वेश्चन भाई इतना ही डिजर्व करता था, इससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करता है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल so that it cannot collide with upper wall, so that it cannot collide with upper second question इसी में, also find the coordinate of the point, also find the coordinate of the point where the particle strikes the lower plate in the limiting case of speed. Also find the coordinate of the point where the particle strikes the lower plate in the limiting case of speed. बाकी स्टूडेंट बोलते तो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या बोला हूँ मैंने, बोलिए सेंटेंस पूरा कीजिए आप लोग। लिमिटिंग क्या था, लिमिटिंग केस ऑफ स्पीड, डायग्राम देखिए पहले, मेरा दीवार ऐसे है, करेक्ट, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे बी फील्ड ऐसे है, इनफॉर्म बी फील्ड है, और इसके बीच का गैप है डी, और यहाँ पे 0 0 0 यहाँ पे ओरिजिन माना गया है, करेक्ट, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, बिल्कुल यहाँ से ऐसे 90 डिग्री बनाकर, हालांकि यहाँ पे इस लाइन से 90 डिग्री नहीं भी बनाएंगे तभी वो बी फील्ड पर परपेंडिकुलर ही रहेगा, करेक्ट ना, बट यहाँ से डायग्राम में ऐसे था 90 डिग्री बना के वी से, और चार्ज पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है, और q को पॉजिटिव मानिए या नेगेटिव मानिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बट पॉजिटिव मान लीजिए आप, प्रोजेक्ट किया गया है और d दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस एक क्वेश्चन और भी बढ़िया बन जाएगा ऐसे बना, अगर बोल दिया था व्हाट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल सो दैट
इट कैन नॉट कोलाइड विथ अपर प्लेट। और बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल अब बनाइए। टी इक्वल 0 पे फोर्स जरूर निकालिएगा स्टूडेंट, उसे सेंटर ऑफ द सर्कल पता चलता है, राइट। सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे रहेगा, कौन सा एक्सिस पे? मतलब एक एक्सिस पे रहेगा, लेकिन राइट में रहेगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या लेफ्ट में रहेगा? ओके। और कंडीशन क्या है, इस अपर दीवार से नहीं कोलाइड करना चाहिए। तो अगर अपर दीवार से कोलाइड नहीं करेगा तो शेप ऐसा बनेगा, हाँ या ना? या तो शेप ऐसा बनेगा या शेप भाई ऐसा बनेगा। बोलते रहिए हाँ सर, या ऐसा बनेगा। तो बस मैक्सिमम स्पीड, करेक्ट। इसका मतलब है कि ये भी शेप बन सकता है, स्पीड कम रखते जाते, लेकिन मैक्सिमम अब आर इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब यहाँ से घूमने के लिए बिल्कुल ऐसा हाफ ऑफ द सर्कल बनाने के लिए ये जो विड्थ है, दिस विड्थ शुड बी व्हाट, इसका मतलब आर शुड बी लेस देन डी, आर शुड व्हाट लेस देन इक्वल टू डी। जब तक रहेगा तब तक ये ऐसा शेप बनते रहेगा। और आर इक्वल टू डी रहेगा, अगर आर का वैल्यू डी से थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा तो नहीं तो ये दीवार से कोलाइड कर जाएगा। तो दीवार से ना कोलाइड करे इसके लिए आर का वैल्यू क्या रहना चाहिए, लेस देन डी ही रखिए। इक्वल भी हो जाएगा तो टच कर जाए शायद, राइट। लेकिन फिर भी लिमिटिंग केस के लिए ये मान लेते हैं आर शुड बी लेस देन इक्वल टू डी। और आर का वैल्यू क्या, सेंटर कहाँ पे रहेगा तो निकाल दिया ना, टी इक्वल टू फोर्स निकाले होंगे, सेंटर यहाँ पे रहा होगा, राइट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, -r0 आया ना। इसका कोऑर्डिनेट कहाँ रहेगा, और हर साल का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? आर चेंज होगा तो सेंटर चेंज हो जाएगा, बट कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो बाकी बाई एक्सिस और जेड एक्सिस का क्या रहेगा वैल्यू, 0 0, करेक्ट। लेकिन आपका कोऑर्डिनेट किसका पूछा गया था, सेंटर का नहीं, जहाँ पे लोअर प्लेट को कोलाइड करेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ, तो जहाँ पे कोलाइड करेगा उसका कोऑर्डिनेट ये रहेगा, करेक्ट। अब डिफरेंट सर्कल का डिफरेंट कोऑर्डिनेट होगा। चलिए आर का वैल्यू एम बी बाई क्यू बी शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, तो बी शुड बी लेस देन इक्वल टू डी क्यू बी और डिवाइड बाई एम बी। तो मैक्सिमम कहाँ तक स्पीड आप बना सकते हैं, दैट्स वाई को कोलाइड नहीं करे। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड,
डी क्यू बाई एम ना, ओ सॉरी, करेक्ट है, डी क्यू बाई एम, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जहाँ तक वो अपर प्लेट से कोलाइड। और सेकेंड केस में क्या था, लिमिटिंग स्पीड के लिए कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, यहाँ पे लोअर प्लेट। लिमिटिंग स्पीड मतलब जहाँ मैक्सिमम स्पीड, लिमिटिंग स्पीड मीन्स व्हाट, मैक्सिमम, करेक्ट। तो मैक्सिमम क्या रहेगा कोऑर्डिनेट, वेरी गुड, -2d,0,0, वेरी गुड, यही तो इसका रेडियस रहेगा लिमिटिंग के लिए। तो ये तो आसान था। तो एक क्वेश्चन टफ तो नहीं था, ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके एवरीवन, अब लिखिए हेलिकल पाथ। इस टाइप का क्वेश्चन तो अब तो बन जाएगा। चलिए सबसे पहले यहां देखें, मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल, यहां देखिए, कोई एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकुलर रेडियस में घूम रहा है। कितना से, ये पार्टिकल सिर्फ एक सर्कल में घूम रहा था। आज जस्ट थोड़ा सा माहौल बना के छोड़ते हैं, एक सर्कल में घूम रहा था, करेक्ट, और जिसका रेडियस डिफाइंड था आर। तो ये प्योर सर्कुलर था। अब प्योर में भी से प्योर था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये ऐसे था, मतलब पार्टिकल मेरा ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, करेक्ट, एक सर्कल में। अब क्या किए कि सर्कल में तो घूम रहा है, बट साथ में नीचे से उस पार्टिकल को ऐसे एक इम्पल्स दे दिए ऊपर की तरफ। किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, वो भी कांस्टेंट स्पीड दी है, एक्सेलरेटेड नहीं, कांस्टेंट स्पीड, करेक्ट। तो अब ये पार्टिकल का पहले सर्कल में घूम रहा था, तो इसका सर्कल में घूमने का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, और साथ में इसको ऊपर के तरफ भी फेंक दिए, प्रोजेक्ट कर दिए 3 मीटर। और ये वैल्यू दोनों कांस्टेंट है। सर्कल में ऐसे घूम रहा है जैसे मेरा मार्कर जा रहा है, और इसी मार्कर के ऐसे ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो कैसे घूमते हुए अब जाएगा, इससे सर्कल भी रहेगा और ऊपर भी जाएगा। सर्कल में घूमेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, और ऊपर की तरफ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट। तो पाथ कैसा बनेगा, अब इन दोनों को मिलाकर पाथ बनेगा ना। इसका मतलब इसको बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ व्हाट, सुपरपोजिशन ऑफ मोशन। किसका मोशन, सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड, और दोनों का कंबाइंड से जो पाथ बनेगा दैट इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेलिकल पाथ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया हूं। तो नहीं लगता है कि सर ऐसा पाथ बनेगा, देखिए तो सही है, करेक्ट है ना। ए ऊपर है या ए ऊपर है ए नीचे है या ऊपर है, भाई ऊपर है। जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुआ है ये आकर फिर ये जा रहा है ना। लग रहा है सर ये नीचे है, लेकिन ये कहाँ है, ऊपर है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए ओके, यहाँ देखिए ये तो समझ में आ गया है। ये कहाँ पे है, नीचे, करेक्ट।
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा? हाँ या ना? पक्का ना? ओके। तो भाई एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए अब इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ कितना, एक बार सर्कल में घूमने का टाइम को टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए यहाँ देखिए इसको हम लोग को एक नाम दे दिए हैं V1, इसको क्या बोल दिए हैं V2। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या ये बोल सकते हैं 2πr/V1, है या ना? 2πr/V1 करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक वन कंप्लीट सर्कल में घूमने के बाद जितना रेक्टिलिनियरली वो डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? वन सर्कुलर पाथ कवर करते हुए अगर पाथ हेलिकल है तो वन कंप्लीट सर्कल में घूमते हुए इससे इसका कोई रिलेशन है, इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से इसका कोई रिलेशन, बट डिस्टेंस कवर बाय, यहाँ देखिएगा डिस्टेंस कवर इन सर्कल नहीं, डिस्टेंस कवर इन दिस डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ द। तो नहीं रहता कि इस यहाँ से यहाँ तक के लिए स्पीड इसका लेंगे, स्पीड इसका लेंगे और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इसका लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड, ये अगर इफ दिस वन इज कॉल्ड पिच तो पिच के लिए सर स्पीड तो लेना पड़ेगा आपको V2 और टाइम लेना पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या बोल सकते हैं V2 × 2πr/V1 एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट। इसका मतलब हेलिकल पाथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी मोशन, 2 मोशन, सर्कुलर मोशन प्लस रेक्टिलिनियर मोशन। अब पिच क्या होता है समझ में आ गया? पिच में क्या होता है स्पीड, किसका स्पीड लेंगे? रेक्टिलिनियर स्पीड करेक्ट। और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? सर्कुलर मोशन से। एक मिनट, अब यहाँ देखिए अगर एक कांस्टेंट नहीं रहता, ध्यान सुनिएगा, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं, एक कांस्टेंट रहता, एक क्या रहता, बट एक कांस्टेंट नहीं रहता, तब भी तो सर हेलिकल पाथ ही बनता, बट सेम पिच का या वेरिएबल पिच का? वेरिएबल पिच का रहता, तब कुछ ऐसा हेलिक्स बनता, ठीक है, वेरिएबल पिच रहता। बट यहाँ पे आपका बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या रहेगा? यूनिफॉर्म पिच। यूनिफॉर्म पिच कब हो सकता है? जब आपका रेक्टिलिनियर स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी क्या हो? कांस्टेंट हो, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, आज का इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास मतलब टुमारो। थैंक यू।